राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बहरा जमाई चला ससुराल। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाट पूरे गांव में गूंजने लगती। किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते। कुएं पर औरतों की चहल पहल रहती। बच्चे गलियों में खेलते हुए पूरे गांव में शोर मचाते। गांव का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा रहता। और उसी गांव में गंगाराम नाम का एक किसान रहता था। गंगाराम का स्वभाव इतना सीधा था कि गांव वाले उसे कभी कभी भोला भी कह देते। लेकिन उसके भोलेपन पर किसी को शक नहीं था। वह किसी का बुरा नहीं सोचता था। अगर किसी के खेत में काम ज्यादा होता तो बिना बुलाए पहुंच जाता और मदद कर देता। किसी के घर शादी हो या कोई परेशानी, सबसे पहले वहां दिखाई देता। हाँ, उसकी एक कमी जरूर थी। बचपन में तेज बुखार आने के बाद उसकी सुनने की शक्ति लगभग चली गई थी। वह लोगों की बातें ठीक से सुन नहीं पाता। अगर कोई उसके सामने खड़े होकर धीरे बोले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वह केवल सामने वाले के होठों की हलचल देखकर थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेता। कई बार उसका अंदाजा सही निकलता तो कई बार बिल्कुल उल्टा। लेकिन गंगाराम ने कभी भी अपनी इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह मेहनत करता, ईमानदारी से खेती करता और भगवान का नाम लेकर अपनी जिंदगी जीता। दोस्तों, कहते हैं जीवन में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमी को रोने का कारण बनाने की बजाय मेहनत और अच्छे व्यवहार को अपना सहारा बना लेता है, वही लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र होता है, उसकी कमजोरी नहीं। गंगाराम के माता पिता का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। अब वह अकेला ही अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहता। सुबह उठकर सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाता, फिर कुएं से पानी भरता। उसके बाद चूल्हा जलाकर अपने लिए मोटी मोटी रोटियां सेकता। कभी प्याज के साथ खा लेता, कभी छाछ के साथ और कभी नमक मिर्च में ही भोजन कर लेता। खाना खाने के बाद वह हल और बैल लेकर खेत की तरफ निकल जाता। शाम तक खेत में पसीना बहाता और फिर घर लौटकर अपने सारे काम खुद ही करता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, गंगाराम जैसा मेहनती लड़का पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। एक दिन गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, देखो भाई, गंगाराम की उम्र भी अब शादी लायक हो गई। बेचारा अकेला सारी जिंदगी कैसे बिताएगा। दूसरे ने कहा, बिल्कुल सही बात है, घर में कोई देखने वाला भी नहीं। अगर इसकी शादी हो जाए तो इसका घर भी बच जाएगा। सभी लोगों ने मिलकर फैसला किया कि गंगाराम के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढा जाए। कुछ ही दिनों बाद पास के गांव में रहने वाले एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार की लड़की से उसका रिश्ता तय हो गया। लड़की का नाम कमला था। वह मेहनती, समझदार और शांत स्वभाव की थी। शादी बड़ी सादगी से हो गई। पूरे गांव ने मिलकर गंगाराम की शादी करवाई। सब लोग बहुत खुश थे। शादी के कुछ दिन बाद कमला को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसका पति ठीक से सुन नहीं पाता। पहले तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कई बार सामान्य आवाज में बात की, लेकिन गंगाराम कोई दूसरा जवाब देता। एक दिन उसने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, आपने खाना खा लिया? गंगाराम मुस्कुराकर बोला, हाँ, खेत में पानी लगा आया हूँ। कमला पहले तो हैरान हुई, फिर उसे समझ में आ गया कि उसके पति को सुनाई नहीं देता। कुछ देर के लिए उसके मन में उदासी आई। उसे लगा अगर यह बात पहले बता दी जाती तो अच्छा रहता। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि गंगाराम कितना नेक दिल इंसान है। वह कभी उस पर गुस्सा नहीं करता, हमेशा उसकी मदद करता है और हर छोटी बड़ी बात में उसका सम्मान करता है। ईश्वर ने यदि मेरे पति से सुनने की शक्ति कम कर दी है तो बदले में उन्हें सोने जैसा दिल दिया है। मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, बताया है कि दाम्पत्य जीवन केवल बाहरी गुणों से नहीं चलता। विश्वास, सम्मान,
धैर्य और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की इच्छा ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। जहाँ अपनापन होता है, वहाँ छोटी बड़ी कमियां भी धीरे धीरे महत्व खो देती है। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों का जीवन हंसी खुशी से चलने लगा। दोस्तों, एक दिन दोपहर के समय कमला का छोटा भाई उनके घर पर आया। उसने उसके चेहरे पर चिंता की साफ लकीरें दिखाई दे रही थी। उसने आते ही कहा, दीदी, पिताजी कई दिनों से बीमार हैं। माँ ने आपको खबर भेजी है। कमला यह सुनकर घबरा गई। उसने तुरंत घर के काम समेटे और मायके जाने की तैयारी करने लगी। गंगाराम उसके चेहरे की चिंता देखकर समझ गया कि कोई बड़ी बात हुई है। उसने इशारे और थोड़ी बहुत समझ में आने वाली बातों से जान लिया कि उसके ससुर बीमार हैं। कमला मायके चली गई। गंगाराम घर पर अकेला रह गया। 2-3 दिन तक वह यही सोचता रहा कि आखिर उसे भी अपने ससुर का हालचाल पूछने जरूर जाना चाहिए। आखिर वो उससे बड़े हैं, उनका सम्मान करना उसका भी कर्तव्य है। लेकिन जैसे ही उसने ससुराल जाने का विचार किया, उसके मन में एक डर पैदा हो गया। वह सोचने लगा, अगर वहां सब लोगों को पता चल गया कि मैं ठीक से सुन नहीं पाता, तो कहीं मेरा मजाक ना उड़ाए। अगर उन्होंने कुछ पूछा और मैं कुछ दूसरा जवाब दे बैठा तो कितनी शर्मिंदगी होगी। गंगाराम चरपाई पर बैठा बैठा देर तक यही सोचता रहा। फिर अचानक उसके मन में एक अनोखा उपाय आया। उसने खुद से कहा, अगर मैं पहले से ही सारी बातचीत सोचकर रख लूं तो कोई परेशानी नहीं होगी। आखिर बीमार आदमी से लोग पूछते क्या हैं? भाई, हालचाल, दवा और खाने की बातें तो पूछते हैं। बस मैं पहले सब याद कर लेता हूँ। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह आंगन में टहलते हुए खुद से ही बातें करने लगा। सबसे पहले मैं जाकर पिताजी के पैर छूऊंगा। वे मुझे आशीर्वाद देंगे। फिर मैं पूछूंगा, पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ी देर सोचकर मैं खुद ही जवाब देने लगा, अगर वे तो यही कहेंगे, अब मैं पहले से ठीक हूँ बेटा। गंगाराम खुशी से बोला। तब मैं कहूँगा, वाह, यह तो अच्छी बात है। भगवान आपको जल्दी पूरी तरह स्वस्थ करे। फिर उसने दूसरा सवाल सोचा। मैं पूछूंगा, डॉक्टर ने खाने में क्या बताया? वह खुद ही मुस्कुराया। बीमार आदमी को तो खिचड़ी ही खाने को कहते हैं, इसलिए पिताजी भी यही कहेंगे कि खिचड़ी खाता हूँ। फिर उसने अपना जवाब तैयार किया। मैं कहूँगा, बहुत अच्छा, हल्का भोजन जल्दी पच जाता है, यही खाते रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब उसने तीसरा सवाल तैयार किया। मैं पूछूंगा, अब डॉक्टर के पास कब जाना है? फिर खुद ही बोला, वे जरूर कहेंगे 2 दिन बाद बुलाया है, इसलिए पिताजी भी यही कहेंगे कि खिचड़ी खाता हूँ। उसने फिर अपना जवाब तैयार किया। मैं कहूँगा, बहुत अच्छा, हल्का भोजन जल्दी पच जाता है, यही खाते रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब उसने तीसरा सवाल तैयार किया। मैं पूछूंगा, अब डॉक्टर के पास कब जाना है? फिर खुद ही बोला, वे जरूर कहेंगे 2 दिन बाद बुलाया है। गंगाराम तुरंत अपना जवाब दोहराने लगा। मैं कहूँगा, समय से पहले पहुंच जाना, इलाज में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि सारी बातचीत बिल्कुल ठीक रहेगी। वह बार बार वही सवाल और वही जवाब दोहराता रहा, मानो कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले अपना पाठ याद कर रहा हो। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली जीवन किताब की तरह तय नहीं होता। हर इंसान का जवाब परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। यही जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। कई बार हम अपने मन में पहले से ही धारणाएं बना लेते हैं और मान लेते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही सोचेगा या बोलेगा। लेकिन वास्तविक जीवन हमारी कल्पना से अलग चलता है। इसलिए केवल अनुमान के भरोसे निर्णय लेने की बजाय परिस्थिति को समझकर व्यवहार करना अधिक बुद्धिमानी होती है। दोस्तों, अगली सुबह सूरज निकलते ही गंगाराम ने जल्दी जल्दी स्नान किया, साफ धोती कुर्ता पहना, सिर पर पगड़ी बांधी, हाथ में एक छोटी सी पोटली ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ ससुराल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह अपने रटे हुए सवाल और जवाब मन ही मन दोहराता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि आज उसकी सारी तैयारी काम आएगी। वह धीरे धीरे बड़बड़ाता, पहले चरण स्पर्श करूंगा, फिर पूछूंगा, पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? वो कहेंगे, अब पहले से ठीक हूँ बेटा। तब मैं कहूँगा, बहुत बढ़िया, भगवान आपको जल्दी ठीक करे। कुछ दूर चलने के बाद वे दूसरी बात दोहराने लगता। खाने में क्या लेते हैं? वे कहेंगे, खिचड़ी। मैं कहूँगा, बहुत अच्छा, हल्का भोजन जल्दी बन जाता है,
हल्का भोजन जल्दी पच जाता है। उसे अपनी तैयारी पर इतना भरोसा था कि उसे तनिक भी संदेह नहीं था कि कहीं कुछ गलत भी हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं जीवन में आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बहुत छोटा सा अंतर होता है। जब हम परिस्थिति को समझे बिना केवल अपनी कल्पना पर भरोसा करने लगते हैं, तब वही आत्मविश्वास कई बार मुसीबत का कारण बन जाता है। लगभग 2 घंटे पैदल चलने के बाद गंगाराम अपने ससुराल पहुंच गया। आंगन में असामान्य सी शांति थी। पहले जहां हमेशा हंसी मजाक और चहल पहल रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के बाहर 2-3 पड़ोसी बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गंगाराम ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसे तो केवल अपने रटे हुए सवाल याद थे। वह सीधे घर के अंदर गया। कमरे में उसके ससुर रामदास चरपाई पर लेटे हुए थे। बीमारी ने उनके चेहरे की चमक छीन ली थी। शरीर पहले से काफी कमजोर हो चुका था। पास में दवाइयों की शीशी रखी थी। उसकी पत्नी सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। जैसे ही गंगाराम अंदर आया, उसकी सास ने सोचा कि दामाद जी अपने ससुर का हालचाल पूछने आए हैं। उन्होंने मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया। गंगाराम ने आगे बढ़कर झुकते हुए जोर से कहा, राम राम पिताजी, पाए लागू। रामदास ने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। यह देखकर गंगाराम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन कहा, पहला जवाब तो बिल्कुल वैसा ही मिला जैसा मैंने सोचा था। अब आगे भी सब ठीक होगा। बिना एक पल गवाए उसने पहला सवाल दाग दिया, पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? रामदास ने गहरी सांस ली। धीमे स्वर में कहा, क्या बताऊं बेटा, वैद्य और डॉक्टर दोनों को दिखा लिया। अब तो डॉक्टर कह रहे बीमारी बड़ी गंभीर है। कहते हैं शरीर में कैंसर है। अब भगवान ही मालिक है। यह सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोग उदास हो गए। लेकिन गंगाराम को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे लगा ससुर ने वही कहा होगा जिसकी उसने कल्पना की थी। इसलिए वे पूरे उत्साह से बोला, अरे वाह पिताजी, बहुत बढ़िया। मैं और आपकी बेटी भी यही चाहते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। रामदास ने पहले सोचा शायद उन्होंने गलत सुना। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा तुमने? गंगाराम को लगा शायद आवाज कम पहुंची होगी। इस बार मैं पहले से भी ऊंची आवाज में बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मैं और आपकी बेटी भी यही चाहते हैं। अभी रामदास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कैसा दामाद है? मैं अपनी जान की चिंता बता रहा हूँ और यह कह रहा है कि यही चाहते हैं। ऊपर से मेरी बेटी का नाम भी बीच में ले आया। उसकी पत्नी भी हैरान। उन्होंने मन में सोचा, हे भगवान, ये कैसी बातें कर रहा। लेकिन गंगाराम को तो कुछ समझ न आ रहा था कि उसके एक एक शब्द तीर की तरह सबके दिल में चुभ रहे। उसे तो यही लग रहा था कि बातचीत बिल्कुल ठीक चल रही। थोड़ी देर बाद उसने दूसरा सवाल पूछ दिया, अच्छा पिताजी, डॉक्टर ने खाने में क्या बताया? रामदास का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने झल्लाकर कहा, क्या खाना? अब तो जीने की इच्छा नहीं। अगर तुम्हें इतनी खुशी है तो जाओ, कहीं से जहर ले आओ, वही खा लूंगा। उन्होंने यह बात केवल गुस्से में कही थी, लेकिन गंगाराम को तो सुनाई दे ही नहीं रहा था। उसे लगा कि उसके ससुर ने जरूर खिचड़ी कहा होगा। वह तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, वाह, यह तो सबसे अच्छा भोजन है। हल्का भी होता है और जल्दी पच जाता है। आप रोज यही खाइए, कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब तो रामदास का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने चारपाई पर हाथ पटका, अरे, मैं जहर की बात कर रहा हूँ और ये उसकी भी तारीफें कर रहा है। सास ने घबराकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। अजी, गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन रामदास का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उधर गंगाराम बड़े आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत समझदारी वाली बातें की। कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई तब पैदा होती है जब वह केवल बोलता है लेकिन सामने वाले को समझने का प्रयास नहीं करता। अच्छी बातचीत का आधार केवल बोलना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना और समझना भी होता है। जहाँ समझ नहीं होती, वहाँ छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है। कमरे के बाहर बैठे पड़ोसी भी अब अंदर झांकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर हो क्या रहा है।
इधर गंगाराम ने सोचा अब तीसरा सवाल पूछ लेना चाहिए। वह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा पिताजी, अब कब जाने का विचार है? उसका मतलब डॉक्टर के पास से जाने का था। लेकिन रामदास ने समझा कि दामाद पूछ रहा भगवान के घर कब जाने वाले हो, बस फिर क्या था। रामदास का धैर्य पूरी तरह टूट गया। उन्होंने गुस्से से चारपाई पर बैठते हुए जोर से आवाज लगाई, अरे ओ मोहन, अरे ओ सोहन, जरा इधर आओ। दोनों बेटे भागते हुए कमरे में पहुंचे। उन्होंने घबरा करके पूछा, क्या हुआ पिताजी? रामदास गुस्से से कांपते हुए बोले, अपने इस जीजा को यहाँ से बाहर ले जाओ। पता नहीं कैसा आदमी है। पहले कहता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, फिर जहर खाने की सलाह देता है, अब पूछ रहा है भगवान के घर कब जाओगे। दोनों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे अपने जीजा का स्वभाव जानते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जानबूझकर ऐसी बातें कर सकता है। उन्होंने गंगाराम की ओर देखा। वह तो अब भी मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि शायद ससुर अपने बेटों से कह रहे, दामाद को अच्छे से बैठाओ। मोहन ने धीरे से कहा, जीजा जी आइए बाहर बैठते हैं। गंगाराम खुशी खुशी उठ गया। उसे लगा कि उसका स्वागत किया जा रहा। आंगन में उसके लिए चरपाई बिछाई गई। उसे छाछ और गुड़ दिया गया। वह बड़े आनंद से खाने लगा। उधर घर के अंदर सभी लोग उसी घटना पर चर्चा कर रहे थे। सास बोली, मुझे तो लगता है इसे हमारी बातें सुनाई ही नहीं देती। मोहन ने कहा, माँ, मैंने भी कई बार देखा है। जीजा जी से कई बार पूछो कुछ और जवाब देते हैं कुछ। सोहन बोला, अब धीरे धीरे समझ आ रहा कि आज ऐसा क्यों हुआ। सभी धीरे धीरे पूरी बात समझने लगे। ये सब जानबूझकर नहीं बल्कि उसकी सुनने की परेशानी के कारण हुआ। फिर भी रामदास का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, जो भी हो आगे से इससे सोच समझकर बातें करना। उधर गंगाराम आराम से बैठा सोच रहा था, आज तो मैंने अच्छी तरह सारी बातें कर ली। मेरी तैयारी बिल्कुल काम आ गई। अब सब लोग मेरी जरूर समझदारी की तारीफ कर रहे होंगे। उधर घर के अंदर बिल्कुल अलग माहौल था। रामदास जो था अभी तक नाराज बैठा था। हालांकि अब उनके बेटों ने धीरे धीरे उन्हें समझा दिया कि गंगाराम ने जानबूझकर ऐसी बातें नहीं की। वे ठीक से सुन नहीं पाते, इसलिए बिना समझे अपने मन का जवाब देते रहे। सास ने भी शांत स्वर में कहा, जी, गुस्सा करने से आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। जो हुआ उसे भूल जाइए। दामाद का मन खराब नहीं है, बस बेचारा सुन नहीं पाता। रामदास ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मान लेता हूँ कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन आज जो बातें उसने कही उन्हें सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। दोनों बेटे भी मुस्कुरा दिए। अब उन्हें भी पूरी घटना याद करके हंसी आने लगी। गुस्से की जगह धीरे धीरे यह घटना पूरे परिवार के लिए एक अजीब और मजेदार किस्सा बनती जा रही थी। शाम होते होते घर का वातावरण सामान्य हो गया। गंगाराम को बड़े आदर से भोजन कराया गया। गरम गरम रोटियां, दाल, सब्जी और ताजा दही परोसा गया। गंगाराम बड़े चाव से खाने लगे। खाते खाते वह बार बार मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ससुराल वाले उनके आने से बहुत खुश हैं। भोजन के बाद उन्होंने सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रात को आराम से सो गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ससुराल वालों ने उनके लिए रास्ते का थोड़ा सा खाना बांध दिया। पहले गांव की यह परंपरा थी कि कोई भी मेहमान खाली हाथ विदा नहीं होता था। रामदास अब भी कुछ नाराज थे, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा, जो हो गया सो हो गया। रिश्ते नाराजगी से नहीं समझदारी से निपटते हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे मोहन से कहा, बेटा, दामाद को सम्मान के साथ विदा करना। मोहन ने गंगाराम के हाथ में पोटली पकड़ाई और मुस्कुराकर कहा, जीजा जी आराम से घर पहुंचिए। फिर उसने धीरे से अपनी बहन कमला के नाम एक संदेश भिजवा दिया। उसने गांव के एक परिचित आदमी से कहा, रास्ते में हमारी बहन का घर पड़ता है, उससे कहना कि जीजा जी ने यहाँ कैसी कैसी बातें की, आगे से वह इन्हें अकेले कहीं न भेजे। वह आदमी हंसते हुए बोला, अच्छा, मैं सब बता दूंगा। उधर गंगाराम पूरे रास्ते यही सोचते रहे। उनका ससुराल का दौरा बहुत सफल रहा। वह मन ही मन बोले जा रहे थे, बीमार आदमी का हाल पूछना भी एक कला है। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। दोस्तों कहते हैं, मनुष्य कई बार अपनी ही सोच की दुनिया में इतना खो जाता है कि उसे वास्तविकता का पता नहीं चलता। इसलिए समय समय पर अपने व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए। आत्मचिंतन इंसान को बेहतर बनाता है। उधर दोपहर तक गंगाराम अपने घर पहुंच गए।
उन्होंने जैसे ही आंगन में कदम रखा तो देखा कमला दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। गंगा राम ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और अंदर जाने लगे। कमला ने तेज आवाज में कहा, जरा रुकिए। गंगाराम उसकी ओर देखने लगा। कमला ने गुस्से में कहा, आपको जरा भी समझ नहीं, आपने मेरे पिताजी से कैसी कैसी बातें कही। गंगाराम ने उसके होठ हिलते हुए देखे, लेकिन पूरी बात समझ न पाया। उसे लगा शायद पत्नी कह रही, आप मेरे पिताजी से मिलने गए, इसके लिए धन्यवाद। वह हंसता हुआ बोला, अरे इसमें धन्यवाद की कैसी बात, तुम्हारे पिताजी मेरे भी पिताजी जैसे हैं, उनका हाल पूछना मेरा भी फर्ज है। कमला ने माथे पर हाथ मार लिया। मैं बोली, मैं धन्यवाद नहीं दे रही, मैं पूछ रही हूँ आपने ऐसा क्यों कहा। मैं और आपकी बेटी भी यही चाहते हैं। गंगाराम फिर कुछ समझ न पाया। उसने मुस्कुरा करके कहा, अरे मैंने तो उनका हौसला बढ़ाया था। अब कमला ने एक एक बात विस्तार से बतानी शुरू की। उसने बताया, पिताजी ने कैंसर की बात कही थी, लेकिन आपने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने गुस्से में जहर की बात कही तो आपने कहा यही खाते रहिए। और जब आपने पूछा कब जाने का विचार है, तो उन्हें लगा कि आप उनकी मृत्यु की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे कमला समझाती गई, गंगाराम के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसने सिर झुका करके कहा, मुझे तो लगा था कि वही जवाब मिलेंगे जो मैंने पहले सोच रखे थे। कमला की नाराजगी भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसे अपने पति की मासूमियत पर दया आ रही थी। वह जानती थी कि गंगाराम का मन साफ है। उन्होंने किसी का अपमान करने की नियत से कुछ नहीं कहा। किसी इंसान का, दोस्तों, मूल्य उसकी भूल से नहीं, बल्कि उनके इरादों से आंका जाना चाहिए। यदि गलती जानबूझकर नहीं हुई हो और व्यक्ति का मन साफ हो तो उसे समझाना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। कमला ने शांत स्वर में कहा, देखिए, अब से आप अकेले किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ भी जाना होगा मैं आपके साथ चलूंगी। अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं आपको समझा दूंगी और आपकी बात भी उन्हें समझा दूंगी। गंगाराम ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब से मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। दोनों इस बात पर हंस पड़े। कुछ दिनों बाद यह पूरा किस्सा गांव में फैल गया। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग जब भी गंगाराम को देखते तो मुस्कुराने लगते। कोई मजाक में कहता, अरे गंगाराम, अब कहीं जाने से पहले सवाल याद कर लिया क्या। दूसरा हंसता हुआ कहता, नहीं भाई, अब तो भाभी साथ जाती है। गंगाराम भी अब बुरा नहीं मानते। वह खुद हंसते हुए कहते, अब बिना कमला के तो मैं हाट बाजार भी नहीं जाता। पूरा गांव ठहाका लगाकर हंस पड़ता। दोस्तों, धीरे धीरे यह घटना गांव की सबसे मशहूर हास्य कथा बन गई। जब भी चौपाल पर लोग इकट्ठा होते, कोई न कोई इस किस्से का जिक्र जरूर कर देता और सबकी हंसी छूट जाती। समय बीतता गया। गंगाराम और कमला का जीवन पहले की तरह प्रेम और अपनापन से चलता रहा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। कमला हमेशा यह ध्यान रखती कि जहां बातचीत जरूरी हो वहां वे स्वयं मौजूद हो। दूसरी ओर गंगाराम भी बिना पूरी बात समझे कभी कोई जवाब नहीं देता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।